हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। जैसा कि अभी तक हम इतिहास की MCQ सीरीज़ के 10 अध्याय पूरे कर चुके हैं। आज हमारा 11वां अध्याय उत्तर भारत राजपूत काल से संबंधित प्रश्नोत्तर आज के वीडियो में हमने शामिल किए हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। यहाँ पर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ जो तैयारियों करने के लिए हैं, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर आपको आपके सभी वीडियोस एक ही जगह पर मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के हम अपने आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का अध्याय 11वां उत्तर भारत राजपूत काल। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। सवाल नंबर 1, ढिल्लिका दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर ध्यान दीजिए, यानी कि दिल्ली को ढिल्लिका के नाम से भी जाना जाता है और दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि अभी तक आपने शायद ना सुना होगा ना देखा होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए तोमरों ने, ऑप्शन बी चौहानों ने, ऑप्शन सी परमारों ने, ऑप्शन डी प्रतिहारों ने। यानी दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? तो दिल्ली नगर की स्थापना तोमरों ने की। इसका पहला ऑप्शन ए उत्तर सही। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। उस शासक का क्या नाम है जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए राणा सांगा ने, ऑप्शन बी राणा कुंभा ने, ऑप्शन सी राणा रतन सिंह ने, ऑप्शन डी राणा हमीर ने। तो विजय स्तंभ का निर्माण जिस शासक ने करवाया था उसका नाम राणा कुंभा था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं? यानी ऐसा कौन सा नाटक है जिसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं? और जो यह 2.5 दिन का झोपड़ा है या राजस्थान के एक पहाड़ी जिसको तारागढ़ के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर ये 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनी हुई है, जहाँ पर एक नाटक के कुछ अंश हैं। वह कौन सा नाटक है? उसके लिए 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए मालती माधव, ऑप्शन बी नागानंद, ऑप्शन सी हरिकेली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका ऑप्शन सी है हरिकेली नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन की झोपड़ी मस्जिद में की दीवारों पर अंकित किए गए हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, रानी पद्मिनी के पति का क्या नाम था? महाराणा प्रताप सिंह, ऑप्शन बी रणजीत सिंह, ऑप्शन सी राजा मान सिंह, ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। तो रानी पद्मिनी के पति का नाम राणा रतन सिंह था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 5 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? ऑप्शन ए त्रैकूटक संवत, ऑप्शन बी विक्रम संवत, ऑप्शन सी शक संवत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो त्रैकूटक संवत है यही कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किया जाता था और इस कारण इसे कलचुरी संवत के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 6 आपके सामने। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडुडल ने उत्तरापद स्वामिन कहा? किस पाल शासक ने को, यानी एक ऐसा पाल शासक जिसको गुजराती कवि जिनका नाम सोडुडल था, उन्होंने उसको उत्तरापद स्वामिन कहा? गोपाल को कहा, धर्मपाल को कहा, देवपाल को कहा या इनमें से किसी को नहीं कहा? तो जो ऑप्शन बी हमारा है धर्मपाल को उत्तरापद स्वामिन कहा गया। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला सवाल, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने
कल्पद्रम या कत्यक तैलक्ष्माधर के कल्पद्रुम या कल्प कृत्य कल्प तक तरु नामक वेद ग्रंथ की रचना की। बड़ा अजीब सा प्रश्न है कि किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने यानी लक्ष्मीधर ने कल्पधर्म या इसका दूसरा नाम कत्यक तैलक्ष्माधर ने और कल्पद्रुम या कृतकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की। एक ऐसा ग्रंथ जो विधि से जुड़ा हुआ है, तो किसने किया? जयचंद्र, चंद्रदेव, गोविंद चंद्र या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, गोविंद चंद्र। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? यानी 9वीं शताब्दी में भारत एक अरबी यात्री जिसका नाम सुलेमान था, जब आया तो उसने एक साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया। तो किस साम्राज्य को उसने रूहमा कहा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए सेन, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी प्रतिहार, ऑप्शन डी पाल। तो जो पाल शासक थे इसको सुलेमान ने रूहमा कहकर संबोधित किया। ऑप्शन डी का सही जवाब। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? यानी राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन इसमें भी आपके सामने हैं। ऑप्शन ए कर्नल टॉड को, ऑप्शन बी जदुनाथ साकार को, ऑप्शन सी कनिंघम को, ऑप्शन डी विलियम जोन्स को। तो कर्नल टॉड को राजस्थान के इतिहास का प्रणेता माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा? यानी वो कौन विदेशी यात्री था जिसने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर और इस वंश के शासकों को बैरा कहा? सुलेमान ने, अल मसूदी ने, अल बरूनी ने, इनमें से किसी ने नहीं। तो ये तीनों ही शासक विदेशी शासक, तीनों ही यात्री विदेशी यात्री हैं। और जो ऑप्शन बी है अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 11, सम्रांगण सूत्राधार का विषय क्या है? योग शास्त्र है, खगोल विज्ञान है, स्थापत्य शास्त्र है या काव्य शास्त्र है? तो जो सम्रांगण सूत्राधार है इसका जो प्रमुख विषय है वो स्थापत्य शास्त्र है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 12 आपके सामने। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी, दिल्ली थी, कन्नौज थी या मालखंड माल थी, जिसको मानखेत के नाम से भी जाना जाता है? तो राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वह मालखंड थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 13, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? मिहिर भोज ने, नागभट्ट प्रथम ने, नागभट्ट द्वितीय ने, इनमें से किसी ने नहीं। तो जो प्रतिहार शासक आदिवराह थे वो प्रतिहार शासक जिसने आदिवराह की उपाधि धारण की थी वह मिहिर भोज था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? खजुराहो में, दिलवाड़ा में, पुरी में, वाराणसी में? तो जो जैन वास्तुकला की प्रसिद्धि है वह दिलवाड़ा से है, क्योंकि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वह विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है जैन धर्म के लिए। तो जो जैन वहाँ पर जैन की वास्तुकला देखने को मिलती है। तो जैन वास्तुकला का जो प्राचीनतम उदाहरण है वो दिलवाड़ा है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो सन 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों का पहला आक्रमण हुआ, जो कि उस समय के इतिहास को परिवर्तित करता है। और जिस वक्त सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ उस समय सिंध का शासक कौन था? तो ऑप्शन ए है
राय सैसी ऑप्शन बी है चच ऑप्शन सी है दाहिर ऑप्शन डी है दाहिरिया। तो जिस समय अरबों का आक्रमण सिंध पर हुआ उस समय सिंध का जो शासक था वो राजा दाहिर था। राजा दाहिर के समय में सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 16, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? तो दो बातें यहाँ पे हमारे सामने आ गई कि जो कर्पूर मंजरी एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, इसके रचयिता कौन है? तो राजशेखर हैं। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि राजशेखर द्वारा रचित नाटक का नाम बताइए। तो कर्पूर मंजरी या कर्पूर मंजरी के रचयिता कौन है या किसका नाटक है? तो राजशेखर का। लेकिन जो राजशेखर हैं इनको किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण प्रदान किया था? चार ऑप्शन मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय या महेंद्रपाल प्रथम। तो जो महेंद्रपाल प्रथम था जो कि एक प्रतिहार शासक था, उसने राजशेखर को संरक्षण प्रदान किया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 17 आपके सामने, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अलगुजर एवं विश्व वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा? या सवाल हमारा ऊपर आ चुका है, पुनः रिपीट हुआ है और इसका ऑप्शन हम पढ़ चुके हैं अल-मसूदी, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब है अल-मसूदी। आगे बढ़ते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बिहार में, गुजरात में, उड़ीसा में, बंगाल में। तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वह गुजरात राज्य में है। ऑप्शन बी सही जवाब। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था वह जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल इन दोनों का ही राज दरबार था, इसलिए इसका ऑप्शन जो सी है वह इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो एक कर लगाया जाता था प्राचीन समय में जजिया, तो जजिया कर जब लगाया गया तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया। यहाँ पर एक बात और आपको बताते चलें कि जब 712 ईस्वी में अरबों का पहला आक्रमण हुआ उस समय राजा दाहिर का वहाँ पर शासन था सिंध के ऊपर, सिंध पर, और जो अरबों का आक्रमण हुआ था वह उसका जो प्रमुख था वह मोहम्मद बिन कासिम था। यानी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ही सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ था और राजा दाहिर को पराजित होना पड़ा था, जिसके पश्चात अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की और फिर सिंध पर जजिया कर लगाया गया। लेकिन जजिया कर से एक वर्ग को छूट दी गई थी और वो छूट किसे दी गई थी? ऑप्शन ए मुसलमानों को, ऑप्शन बी बौद्धों को, ऑप्शन सी निम्न जात के लोगों को या ऑप्शन डी ब्राह्मणों को। तो जो ब्राह्मण थे ब्राह्मणों को जजिया कर से छूट दी गई थी या जजिया कर से मुक्त रखा गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 21, कल्हड़कृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो राज तरंगिणी जो रचना है वो कल्हड़ की है। बहुत सवाल यह पूछा जाता है और यह सवाल इतिहास में नहीं बल्कि सामान्य ज्ञान में या राजनीति विज्ञान के पोर्शन में भी पूछ लिया जाता है। तो कल्हड़ द्वारा ये लिखी गई एक रचना है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी में कुल तरंग कितने थे? ऑप्शन ए 8 तरंग थे, 9 थे, 10 थे, 11 थे। तो जो राज तरंगिणी में कुल तरंग थे वह 8 तरंग थे। ऑप्शन इसका जो था ये सही थे। अब सवाल नंबर 22, वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? पहला भारतीय शासक कौन था जिसकी तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी से आमने सामने युद्ध हुआ या सामना हुआ और मोहम्मद गौरी को उससे पराजित भी होना पड़ा? तो 4 ऑप्शन आपके सामने। यहाँ पे बात प्रथम भारतीय की जा रही है।
और मोहम्मद गौरी द्वारा भी भारत पर कई आक्रमण किए गए और मोहम्मद गौरी ने ही भारत में अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर छोड़ करके वह वापस चला गया था, जिसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा यहाँ पर सन 1206 ईस्वी में सबसे पहली बार मुस्लिम शासन की बुनियाद डाली जाती है और गुलाम वंश की नींव रखी जाती है। यहीं से मध्यकालीन इतिहास हमारा शुरू होता है और यहीं से मुस्लिम शासन की नींव पड़ती है सन 1206 ईस्वी से। तो मोहम्मद गौरी द्वारा जब प्रथम भारतीय शासक से उसका जब युद्ध हुआ तो उस समय उसे परास्त होना पड़ा। तो किस से परास्त होना पड़ा? ऑप्शन ए भीम प्रथम से, ऑप्शन बी भीम द्वितीय से, ऑप्शन सी कुमारपाल से, ऑप्शन डी जय सिंहराज से। तो जो मोहम्मद गौरी परास्त हुआ था वह भीम द्वितीय से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं हम। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए नन्नुक चंदेल ने, ऑप्शन बी यशोवर्मा ने, ऑप्शन सी धंगदेव ने, ऑप्शन डी गंडदेव ने। तो जो धंगदेव थे उसने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 24, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? ये ऑप्शन सवाल हमारा फिर से रिपीट हुआ है और इसका ऑप्शन महेंद्रपाल प्रथम था। महेंद्रपाल प्रथम ने राजशेखर को संरक्षण प्रदान किया था। सवाल नंबर 25 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब थे, तुर्क थे, अफगान थे, मंगोल थे। तो भारत में जो पहली बार आक्रमण करने वाले विदेशी थे, भारत में जो निम्नलिखित में से, यानी इसमें अब ये प्रथम नहीं पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए कि इनमें से भारत में पहली बार आक्रमण किसने किया? यूँ तो तुर्कों ने, अफगानों ने, मंगोलों ने, अरबों ने, सभी ने आक्रमण किया, लेकिन भारत में पहली बार किसका आक्रमण हुआ था? तो वह जो आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में और अरबों द्वारा किया गया था। तुर्कों के, अफगान के, मंगोलों के आक्रमण बाद में भारत में होते हैं। ऑप्शन है इसका सही जवाब। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और यह हिंदी विषय के, अगर आप का पेपर दे रहे हैं यानी हिंदी का सब्जेक्ट चल रहा है या हिंदी पोर्शन के प्रश्न उत्तर आपके कंपटीशन में आ रहे हैं, वहाँ पर भी यह सवाल पूछ लिया जाता है और इतिहास में भी पूछ लिया जाता है, तो और सामान्य ज्ञान में भी पूछा जाता है। बहुत ही ऐसे समझ लीजिए जो बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न होता है, वीआईपी जिसको कह सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत इसे रख सकते हैं। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है या किसने लिखा? तो 4 ऑप्शन, बाणभट्ट ने, चंद्रबरदाई ने, भवभूति ने, जयदेव ने। ये लगभग सवाल हर बच्चे को पता होता है जिसने हिंदी सही से पढ़ी, क्योंकि क्लास 9th से ही हम इसके बारे में पढ़ने लगते हैं। जब हम हिंदी काव्य का अध्ययन करते हैं वहाँ पर चंद्रबरदाई का वर्णन आता है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक रचना लिखी थी जो कि पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो कि भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वो कौन सा है? राजा रानी मंदिर, कंदरिया महादेव, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज, मुक्तेश्वर। तो जो त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर है या अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, ऑप्शन सी सही जवाब है इसका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 हमारा आपके सामने। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? श्रवणबेल गोला, पारसनाथ पर्वत पर, इंदौर में, आबू पर्वत पर। तो दिलवाड़ा जो है जैन मंदिर है और जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है कि जैन मंदिर कहाँ, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, क्योंकि यह दिलवाड़ा का मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। ये भी आप याद रखिएगा। और इसका जो ऑप्शन है 4 ऑप्शन में से वो आबू पर्वत है। आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। सवाल का जवाब ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूतों द्वारा, होलकर द्वारा, सिंधिया द्वारा, बुंदेल राजपूत द्वारा। तो खजुराहो के जो मंदिरों का निर्माण करवाया गया था वो चंदेल राजपूतों द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है?
ऑप्शन ए सीकरी में, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन सी झांसी में, ऑप्शन डी दिल्ली में। तो विजय स्तंभ जो स्थित है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम बताइए, या विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए नरेंद्र पाल, ऑप्शन बी नयपाल, ऑप्शन डी सी धर्मपाल, ऑप्शन डी देवपाल। तो इसके जो संस्थापक थे वो धर्मपाल थे, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल, निम्न में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? यानी वो कौन सी का मंदिर है जहाँ पर नंदी की भारी भरकम मूर्ति है? आपको 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, लेपाक्षी मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, या फिर ऑप्शन डी कंदरिया महादेव मंदिर। तो जो ऑप्शन डी हमारा कंदरिया महादेव मंदिर है, यही वो मंदिर है जहाँ नंदी की भारी भरकम मूर्ति रखी हुई है, या नंदी की भारी भरकम मूर्ति रखी हुई है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को, धर्मपाल को, देवपाल को, विजय सेन को? तो लक्ष्मण सेन को नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव। ये भी सवाल आप इससे जोड़ लीजिए कि जयदेव की रचना कौन सी है? गीत गोविंद या गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव। ये भी हिंदी का भी सवाल है, इतिहास का भी सवाल है, और सामान्य ज्ञान में भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे, यानी किसकी सभा राज दरबार में रहते थे? विजय सेन, लक्ष्मण सेन, धर्मपाल, देवपाल? तो या भी लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 35, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? कुमारगुप्त ने, हर्ष ने, धर्मपाल ने, विजय सेन ने? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण जिस शासक द्वारा कराया गया उसका नाम धर्मपाल था। ऑप्शन सी सही जवाब है इसका। नैषध चरित्र व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? पृथ्वीराज तृतीय के, कुमारपाल के, चंद्रदेव के, जयचंद्र के? तो जो नैषध चरित्र व खंडन खंड खाद्य के जो रचयिता श्री हर्ष थे या जयचंद्र के राजकवि थे? ऑप्शन डी सही जवाब है इसका। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? नागर शैली से निर्मित हैं, द्रविड़ शैली से बने हैं, या वेसर शैली से बने हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो भुवनेश्वर और पुरी के जो मंदिर हैं वह नागर शैली से निर्मित हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में जो कि हुआ, किन के बीच हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के बीच, जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी के बीच, भीम द्वितीय एवं मोहम्मद गौरी के बीच, या इनमें से कोई नहीं? तो एक बात तो यहाँ पे साफ है कि जो चंदावर का युद्ध हुआ इतिहास में, या एक प्रसिद्ध युद्ध है जो कि 1194 ईस्वी में हुआ, और यह युद्ध मोहम्मद गौरी के साथ हुआ था, लेकिन भारत के किस शासक के साथ हुआ था? तो वो आपको बता दें, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी के बीच में चंद्रावर का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था, जो कि इसकी सन 1194 ईस्वी है। आप इसको भी याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 29 की तरफ। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? यानी लिंगराज मंदिर जो है वह कहाँ पर है? कोलकाता में है, बीजापुर में है, भुवनेश्वर में है, श्रवण बेलगोला में है? तो भुवनेश्वर में यह लिंगराज मंदिर है। लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 40 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? नागभट्ट द्वितीय ने, ध्रुव ने, धर्मपाल ने, वत्सराज ने? तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल की थी वह वत्सराज द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 41 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? कन्नौज, पाटलिपुत्र, दिल्ली? इनमें से कोई नहीं। तो कन्नौज पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। दोस्तों, ये जो हमारी आज का वीडियो है, या जो भी आज का ये टॉपिक हमारा है, या
राजपूतों से संबंधित है और ये उत्तर भारत के राजपूत थे जो कि अपने छोटे छोटे राज्यों में शासन करते थे और आपस में भी इनमें टकराव होता रहता था। तो यहाँ पर चूँकि सभी नाम आपके सामने ज़्यादातर आ रहे हैं, तो लेकिन जो उस वक्त के जो प्रमुख वंश थे वो पाल वंश, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, यही प्रमुख वंश थे जो कि शासन सत्ता में अपना भाग देते थे। भाग अपना उनका अपना जो था शासन सत्ता में एक दूसरे से संघर्ष करते थे, एक दूसरे के राज्य के ऊपर अधिकार जमाना। आपसी संघर्ष की वजह से ही इनमें एक कन्नौज के स्वामित्व की लड़ाई हुई, जिसके लिए एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। तो यह पूरा का पूरा वीडियो जो हमारा है वह राजपूत से शासन से जुड़ा हुआ है, राजपूतों से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 42 की तरफ। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ, यानी कौन सी सदी में यह लड़ाई हुई? 7वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी या फिर 10वीं सदी, यानी 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी। तो 8वीं शताब्दी में यह संघर्ष हुआ। सवाल नंबर 43 आपके सामने। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग है, इसके रचयिता कौन है? यह बहुत ही मशहूर पुस्तक है जिसमें हिंदू विधि का वर्णन किया गया है। और यहाँ से हिंदू लॉ, जो आप कानून के जो छात्र होते हैं उनको दाय भाग के बारे में, कानून की जब वो पढ़ाई करते हैं, LLB करते हैं, तो उसमें दाय भाग का पूरा हिस्सा दिया गया है और इससे संबंधित तमाम से कानून भी हिंदू कानून में, हिंदू लॉ में बनाए गए हैं, हिंदू फैमिली लॉ में। तो हिंदू विधि की जो एक पुस्तक दाय भाग है, इसके रचयिता कौन है? विज्ञानेश्वर हैं, मनु हैं, जीमूत वाहन है, या इनमें से कोई नहीं है? तो जो जीमूत वाहन हैं वह दाय भाग के रचयिता हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? और रामचरित की रचना किसने की थी? सॉरी, कालिदास ने की थी, विज्ञानेश्वर ने की थी, कौटिल्य ने की थी, या संध्याकर नंदी ने की थी? तो रामचरित की रचना जो की थी वह संध्याकर नंदी ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन था, विजय सेन था, बल्लाल सेन था, या इनमें से कोई नहीं? तो जो सेन वंश की स्थापना की थी वह सामंत सेन ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने। किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया? सामंत सेन ने, बल्लाल सेन ने, विजय सेन ने, लक्ष्मण सेन ने? तो जो बल्लाल सेन थे उन्होंने कुलीनतावाद का आरंभ किया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? ये दो ग्रंथ हैं, जो कि एक स्मृति ग्रंथ है जिसका नाम दान सागर है और एक ज्योतिष ग्रंथ है जिसका नाम अद्भुत सागर है। इन दोनों ग्रंथों की रचना किसने की थी? सामंत सेन ने, विजय सेन ने, बल्लाल सेन ने? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। बल्लाल सेन ने इन दोनों ग्रंथों की रचना की थी। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? इनमें से जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ ये नहीं पूछा गया है विदेशी था या भारतीय था या किधर का था, राजपूत था। 4 ऑप्शन जो दिए गए, इन 4 ऑप्शन में हमें पता करना होता है। और इस तरीके के सवाल थोड़े कठिन भी होते हैं क्योंकि यहाँ पर हम नहीं समझ पाते हैं कि पहला आक्रमण, कभी कभी पहला पूछा जाता है तो ठीक था कि भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था। इन 4 ऑप्शन में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन ए महमूद गौरी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी महमूद गजनवी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। तो ये चारों लोगों जो थे, चारों लोगों द्वारा भारत पर आक्रमण किए गए, लेकिन जिनमें से जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वह मोहम्मद गौरी के साथ आया था, जो कि गौरी का गुलाम था। और जब कुतुबुद्दीन ने यहाँ पर दिल्ली को विजित किया, जीत लिया, तो अब उसने अपने गवर्नर के रूप में, कह लें या सेनापति के रूप में, कुतुबुद्दीन ऐबक को यहीं पर छोड़ दिया था। इस तरीके से कुतुबुद्दीन तो उसके सीधे कुतुबुद्दीन द्वारा भारत पर आक्रमण नहीं किया गया, लेकिन मोहम्मद गौरी द्वारा आक्रमण हुए, मोहम्मद गजनवी द्वारा भी आक्रमण किए गए भारत पर, और मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भी आक्रमण किए गए। लेकिन जो इन तीनों लोगों में आक्रमण किया गया, पहला आक्रमण, वो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध
हमला या आक्रमण जो महमूद गजनवी का भारत पर हुआ वो सोमनाथ के मंदिर पर किया गया और जिसकी तिथि 1025 है। 1025 ईस्वी में यह हमला किया गया। उस वक्त गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, मूलराज प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है भीमदेव प्रथम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? प्रसिद्ध मंदिर है। राज्य का नाम आपको याद करना है। बंगाल में है, उड़ीसा में है, केरला में है, उत्तर प्रदेश में है। तो ना या उत्तर प्रदेश में है, ना या केरला में है, ना ही बंगाल में है। लिंग या जगन्नाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है या उड़ीसा में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 51, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? पाल ने किया, राष्ट्रकूट ने किया, प्रतिहार ने किया, इनमें से किसी ने? जैसा कि हमने बताया कि राजपूत से संबंधित ये वीडियो है, इसलिए राजपूतों से जुड़े हुए प्रश्न इसमें अधिक मात्रा में हैं। तो जो पाल वंश था, पाल वंश द्वारा त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ भी हुआ और उन्हीं के द्वारा इसका अंत भी हुआ। सवाल नंबर 52 आपके सामने, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कायस्थ जो थे, इनका एक जात के रूप में जो पहली बार उल्लेख मिला वो कहाँ मिला? स्कंद पुराण में, याज्ञवल्क्य स्मृति में, पराशर स्मृति में, ओशनम स्मृति में। तो इसका जो सही जवाब है वह है ओशनम स्मृति। ओशनम स्मृति में कायस्थों का एक जात के रूप में पहली बार उल्लेख मिलता है। ऑप्शन डी सही जवाब। सवाल नंबर 53 आपके सामने, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? जैसा अभी हमने बताया दाएं भाग जब जो बच्चे कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं, वहाँ पे उसके हिंदू फैमिली लॉ में हिंदू लॉ जब वो पढ़ते हैं तो वहाँ पर दाएं भाग का बहुत सा विवरण मिलता है, इससे जुड़े हुए प्रश्नोत्तर आते हैं। इसी तरीके से मिताक्षरा के बारे में भी प्रश्नोत्तर LLB करने वाले बच्चों के सामने आते हैं। तो मिताक्षरा जो है यह भी एक हिंदू विधि पर लिखी हुई पुस्तक है और इस पुस्तक को लिखा किसने है? विज्ञानेश्वर ने लिखा है, कंबन ने लिखा है, नयचंद्र ने लिखा है, अमोघवर्ष ने लिखा है। विज्ञानेश्वर द्वारा मिताक्षरा पुस्तक लिखी गई, याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 54, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो कुछ राजपूतों में शाखाएं भी बट गई थीं, इसी तो प्रतिहारों में जो गुर्जर प्रतिहार थे इनके एक उज्जैनी शाखा, गुर्जर प्रतिहार की उज्जैनी शाखा थी, इसका संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र था, नागभट्ट प्रथम था, मीरभोज था, नागभट्ट द्वितीय था। तो नागभट्ट प्रथम द्वारा उज्जैनी शाखा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 55, पाल वंश का संस्थापक कौन था? देवपाल था, धर्मपाल था, गोपाल था, इनमें से कोई नहीं था। तो पाल वंश का जो संस्थापक था वह गोपाल था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, सवाल नंबर 36। इस वीडियो का आज की हमारी श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, अंतिम सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है? यानी 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा कवि है जो कि कविराज के नाम से प्रसिद्ध है? भूंज, ऑप्शन बी मिहिर भोज, ऑप्शन सी सिंधुराज और ऑप्शन डी भोज परमार। ऑप्शन आपको बताने हैं 4 ऑप्शन में 4 कि उस कौन है जिसे कविराज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। भोज परमार को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। तो यह आज की हमारी राजपूतों से जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर आज के इस वीडियो में हमने शामिल किए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए हमारे साथ पॉइंट ऑफ लर्निंग और अपनी तैयारी करते रहिए। दोस्तों, इतिहास के बाद हम आपके सामने राजनीति शास्त्र की इसी तरीके की एक वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय श्रृंखला, एक पूरी सीरीज के तरीके से प्रश्नोत्तर लाएंगे और साथ ही साथ अभी इसके बाद में हम इतिहास का विस्तृत अध्ययन शुरू करेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज एक बार जो कि हज़ारों की तादाद में होगी उसको हम पुनः लाएंगे। इसलिए आप पढ़ते रहिए क्योंकि यहाँ पर
जो सवाल हैं वो अति महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो कि बहुत पूछे जाने वाले सवाल हैं, अभी उनको हमने शामिल किया है। अभी तो एक छोटी सी नदी की शुरुआत है, अभी समुद्र बाकी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पॉइंट ऑफ लर्निंग।